बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहा है, ये इसराइल का इतना अहम ऑफिसर, कर्नल, कमांडो, फ्रंट लाइन ऑफिसर, इसके साथ क्या हुआ है और इस वक्त इसराइल कह रहा है कि अगर इसको जिंदा नहीं छोड़ा तो कम से कम वापस कर दो। ये हमास से बात हो रही थी। ये कौन है जिसको उन्होंने मार दिया है? लेकिन उससे पहले आपको मनाजिर कुछ दिखाते हैं जो अब तक की जितनी लड़ाई हुई है इसराइल के और हमास की, अल कसाम ब्रिगेड और बाकी सब की, उसमें सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। उसमें एक चीज आप समझ लें, इसराइल को 48 घंटे के अंदर अंदर पता चल गया है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, दोबारा ये लड़ाई शुरू करके नेतन्याहू ने माजी के असल में एक लेगेसी कायम करनी थी। अब उसका कैरियर एंड होने वाला है। सबसे पहले तो आप मनाजिर देखिए ये असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि ये बैत हनून की जानिब बिल्डिंग के अंदर ये इसराइल के फौजी थे और इनको चुन चुन कर ये शख्स फोन पर बात कर रहा है और इसको पीछे से उनका स्नाइपर बड़ी दूर बैठा हुआ था, उसने इसको मार दिया और ये इसराइल से बात हजम नहीं हो रही। फिर उसके बाद आप जरा देख सकते हैं कि शख्स आगे पीछे, उसके बाद इन लोगों को देखिए, ये इसराइल के फौजी हैं, किसी जगह पर खड़े थे। कहां से वो स्नाइपर या कोई आया जिसके पास कोई यासीन मिसाइल है या दूसरा है, उसने इन फौजियों को मार दिया। यानी ये इसराइल के लिए इतना बड़ा झटका है कि एक के बाद एक फिर वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यानी आप ये देखें कि बिल्कुल इससे कहते हैं, ऑलमोस्ट कहते हैं कि जीरो डिस्टेंस हो जाता है, 0 मीटर डिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। यानी कुछ टैंक्स के हवाले से देखा है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस आप इसे बिल्कुल जीरो डिस्टेंस है। और जीरो डिस्टेंस के ऊपर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, या तो आप बिल्कुल उसके सर पर खड़े होते हैं या बिल्कुल थोड़ा सा करीब होते हैं। तो आप ये देखिए कि इसको को बिल्कुल इतने करीब है कि उनको नजर आ रहा है। और सबसे अजीब गरीब बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि साथ उनको मारना है और साथ उनको वीडियो भी बनानी है और वीडियो बनाकर फिर उन्होंने रिलीज करना है। टैंक्स है जो थोड़ा दूर है, उन टैंक्स को भी तबाह करें। अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, किसी जगह वीडियो बन गई, किसी जगह वीडियो नहीं बन पाई, किसी जगह उन्होंने काम कर लिया, किसी जगह नहीं। और सारे का सारा ओवरऑल अगर ऑपरेशन देखते हैं तो ये पिछले 48 घंटों के अंदर सिर्फ जिस दिन इजराइल ने दोबारा कल माहिदा तोड़कर हमला किया है, उस हमले के बाद ये लड़ाई हुई है। और इस लड़ाई में इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वो भी तबाही तब हुई है जब इजराइल के अंदर अक्सरियत ये कह रही है कि आप इस ऑपरेशन को ना करें। अमेरिका का प्रेशर कुछ ना कुछ, चाहे मुनाफिकाना रवैये के साथ, वर्ल्ड का प्रेशर, पूरी दुनिया का इस वक्त प्रेशर आ रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि आप इस ऑपरेशन को ना करें। क्योंकि नेतन्याहू ने माजी के अंदर जब एक, यानी फ़लस्तीन के अंदर एक मूवमेंट उठी थी, तो उन्होंने एक तैयारा हाईजैक कर लिया था, तो उसमें नेतन्याहू का भाई भी था, ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो उस वक्त एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था जिसमें नेतन्याहू का भाई था और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसको रेस्क्यू किया था। प्रॉब्लम यह है कि इस दफ़ा जो ऑपरेशन हुआ है उसमें एक भी बंदा 55 दिन के बाद एक भी बंदा रिहा नहीं करवा पाए। ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी। और जैसे ही ऑपरेशन रिज्यूम किया, इन्होंने 100 बंदा तो वहां पर गजा में मार दिया, लेकिन बदले में इनके साथ क्या हुआ है वो मनाजिर आप सब ने देखे और वो बड़े तबाहकुन मनाजिर। उसने सब कुछ उखाड़ पिछाड़ कर रख दिया, यानी जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उतने पैमाने के ऊपर। साथ साथ उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, उनको इनको मारना भी है, साथ वीडियो भी बनानी है, साथ सारी चीज़ें करनी है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल काम होता है कि वीडियो बनानी, देना, वर्ल्ड को देना, अपडेट करना। असल में ज़्यादातर इन्होंने ये जो चीज़ सीखी है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद से सीखी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये काम किया करते थे, काबुल में थे वो, और गालिबन अब जो स्टोरी सामने आती है कि वो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के अंदर कोई मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे या वहाँ पर एज आ बेस बदल कर काम करते थे, जिसमें वो बज़ाहिर इंफॉर्मेशन अंदर तक निकालते थे, जिसको बाद में ट्वीट करते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और आज तक वो पकड़े ही नहीं गए और बाद में उन्होंने काम किया। ये भी एग्जैक्टली वही करते हैं। असल में तो अमेरिका को जो शिकस्त हुई थी वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो ज़माना होता है
उसमें आप कितने बड़े पैमाने पर जाकर ये सारा काम करते हैं, ये मैटर करती है चीज, कितनी इंफॉर्मेशन देते हैं नफसियाती तौर पर। अब आप ये सोचिए जरा कि पिछले अगर 48 घंटों में देखें तो क्या हुआ है। दो चीजें डिस्कस हो रही है कि ये देखिए खंडर बना दिया है इसराइल ने, गजा के अंदर खान यूनिस साइड को खंडर बना दिया है और दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। वो कह रहे हैं इन्होंने लोगों को मारा है, मासूमों को मारा है। दूसरी जानिब क्या हो रहा है कि जो फौज से मुकाबला हो रहा है इसराइल का, यानी अपनी फौज से उनकी फौज का मुकाबला हो रहा है, तो वहां पर क्या सूरत हाल पेश आई। वो कह रहे हैं जी वहां पर सूरत हाल ये पेश आई है कि उनके अपने फौजी मारे गए हैं। अब ये मामला है, आप दूसरी जानिब देखिए जरा। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है कर्नल असाफ हमामी, 41 साल का है, कमांडर है जो गजा की डिवीजन साउदर्न ब्रिगेड का था। ये वो शख्स है, जैसे आप कहते हैं कोई भी किसी फौज को देख लें, उसमें लाखों की तादाद में जब फौजी होते हैं तो उनमें उंगलियों पर आप गिन सकते हैं कि यार आपके टॉप कमांडर्स कौन से हैं। तो वो आपको बताते हैं अच्छा ये हमारे 8-10 हैं, ये बेहतरीन कमांडर है, हमने इनको फ्रंट के ऊपर उतारा है और इन्होंने वहां पर जाकर लड़ाई करनी है, इन्होंने लीड करना है। ये तो 10-15-20 कमांडर टॉप के आपके होते हैं किसी भी फौज के, चाहे वो रशिया के हो, चाइना के किसी। इसी तरह इसराइल के जो टॉप लेवल के कमांडर्स हैं उनमें कर्नल असाफ हमामी है। यानी ये असल में वो खेप होती है जिसमें बहुत सारे लोग कल को या तो 3 स्टार जनरल बनते हैं या एजेंसियों के मिलिट्री के जो होते हैं चीफ बनते हैं, या फिर उसके अलावा जो उनकी इंटेलिजेंस मिलिट्री का विंग होता है उसके चीफ बन जाते हैं, या कल को इनको बड़े पैमाने पर मुसाद का चीफ। यानी हर तरह पर अगर आप देखें तो वो जो 10-15-20 कमांडर टॉप लेवल के होते हैं, करीम जिसको कहते हैं, उनमें ये शख्स शामिल था। अब आज सोचिए जरा क्या सूरत हाल पेश आई है कि 55 दिन के बाद इसराइल को ऐलान करना पड़ा है कि ये शख्स हमारा मारा गया है। और उसने कहा जी इसकी बॉडी का हमें नहीं पता, वो हमास के पास है, और हमास जब ये बॉडी अल-कसाम ब्रिगेड वाले जब दे दें, लेकिन हमने इनकी आखिरी रसूमात यहाँ पर अदा करना शुरू कर दी है। आप एक बात बताइए, इनको अब ज़रूरत क्यों पेश आई है 55 दिन के बाद ये ऐलान करने की? अगर 7 अक्टूबर को मारा गया है, उसके बाद मारा गया, तो आपने पहले क्यों ऐलान नहीं किया? अब आपको वो बात समझ आ गई होगी जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है, जो इजराइल के मीडिया में भी अब कवर होना शुरू हो गया है, कि जो फौजी इस वक्त गायब हैं इजराइल के अंदर, उनके घर वाले डिमांड कर रहे हैं उनसे कि भाई आप हमें इनके बारे में बताएं, ये कहाँ पर है। अब ऐसा ऐसा उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिलीज हो रही है और उनमें ये ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं। देखिए हमास ने ये बात की है, उन्होंने कहा कि जी अब कोई निगोशिएशन नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी और ना ही कैदियों का तबादला होगा जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती और सीज फायर नहीं होता। यानी ये अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। पहले तो देखिए इसराइल ने ये बात कही थी, नेतन्याहू ने कहा था कि नहीं होगा, तो इन्होंने कहा था कि अच्छा ये अपनी खुद, यानी आप इस बात को समझिएगा, ये जो आज ऑपरेशन इन्होंने कल दोबारा शुरू किया है वो क्यों किया है? क्योंकि हमास के लोग डिमांड ये कर रहे थे कि हमने जो अगले कैदी रिहा करने हैं उनके साथ कंडीशन बड़ी सख्त है हमारी। वो ये है कि इनके फौजी जर्नैल हैं, कमांडोज हैं, लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके बदले हमने पूरी जंगबंदी करवानी। तो नेतन्याहू ने कहा कि अगर ये हुआ मेरी तो लेगेसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो उसने एक तरफ मुसाद के चीफ को कतर भेजा और दूसरी जानिब उधर हमले का ऑर्डर जारी कर दिया। यानी फौज के अंदर ही डिवीजन की हुई है, एक उधर चला गया एक उधर चला गया। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो नैरेटिव जो चीजें, अब हुआ क्या है, हुआ कुछ ये है, वो ये कह रहे थे कि हमास की जो शराइत हैं वो बड़ी खतरनाक है, तो हम उन पर करेंगे हमला बहुत ज्यादा। तो हमले के बाद हम उनको लेकर आएंगे अपनी शराइत पर टेबल पर, यानी हम उनको कहेंगे तुम्हारा 400 बंदा मार दिया, 1000 मार दिया, बदले में हो सकता है हमारे भी 150-200 फौजी मारे जाए या कुछ हो जाए, लेकिन हम उनको टेबल पर लेकर आएंगे। हमास ने उल्टा ये काम किया है, उन्होंने कहा है कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम लोग झुकेंगे, अब तो निगोशिएशन बिल्कुल नहीं होगी, अब सिर्फ एक ही बात पर होगी, परमानेंट जंग बंदी। वरना अगर आप ये कहेंगे कि 4 दिन 5 दिन, खत्म हमारी तरफ से गेम। अब अगर इजराइल ने कहा है कि नहीं जी वो अपनी शराइत पर, तो हमने कह दिया ठीक है, फिर अगर मौत लिखी है तो इसी तरह आ जाए, फिर लड़ाई होगी और बड़े पैमाने पर यह लड़ाई होगी।
जिसमें अब हम पीछे नहीं हटने जा रहे, और ये हमने बड़ा क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये बात समझ आती है तो ठीक है, अदरवाइज ये लड़ाई अब आखिरी दम तक जाएगी। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर इस तरह का मामला हो गया है तो इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा पोजीशन किस तरह इतनी ख़राब होती जा रही है कि जहां पर उन्होंने कहा कि हमने तो उनको अपनी शराइत पर लेकर आना है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा? जो कैदी हैं असल में वो सारे ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, यानी जो कैदी अंदर है और जो बाहर। आप ये देखिए, जो कैदी आ रहे हैं उन्होंने नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमने तो मुलाकात नहीं करनी। वहां से उनके साथ क्या हुआ है, क्या सूरत हाल हुई है, वहां से उन्होंने क्या देखा, क्या सच्चाई देखी है, उन्होंने कहा जी नेतन्याहू से हमने मुलाकात नहीं करनी। उनकी फैमिली से इनकार कर दी। वो बुरा भला इनको कह रहे हैं। आप ये सोचें कि अगर हमास ने ये ऐलान कर दिया है और उन्होंने सोच समझ कर ऐलान किया है, क्योंकि बाहर आने वाले जो कैदी हैं वो हाथ हिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर तो अगर आप ये देखें कि अब उनके ऐलान के बाद जो फौजी और बाकी लोग हैं, अभी भी 200-250 के करीब कैदी हैं, तो वो अब प्रेशर डालेंगे किसके ऊपर? वो इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप लोग जंग बंदी करें। पहले तो ये था कि चलो टेम्परेरी ये कुछ हो जाता, वक्ती तौर पर आप इस जंग को बंद कर दें, कैदियों का तबादला। लेकिन जब उन्होंने मुआहदा तोड़ा, उन्होंने कहा ठीक है अब तो नहीं। अब वो जो बाकी लोग हैं फैमिली वाले, वो कहेंगे कि भाई आप लोग हर सूरत इस जंग को बंद करें, तब हमास ये समझता कि हमारी फेवर में कोई चीज़ जा सकती है। इजराइल ये समझता कि हमने कोई फेवर नहीं उनको देनी है, हमने ये तमाम चीज़ें उनकी फेवर से निकाल कर लेकर आनी है, तब हम यहाँ पर डोमिनेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप अगर इस सारी सूरत हाल में, जैसे उन्होंने अमेरिका से ख़तरनाक ये मिसाइल मंगवा लिए बंकर को तबाह करने वाले, तो देखिए बंकर्स के अंदर ही तो इसराइल के कैदी इस वक्त पड़े हुए हैं। तो अगर बंकर्स को आप तबाह कर देते हैं तो साथ वो भी नहीं होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इस दाग को क्या नेतन्याहू धो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप धो सकते हैं। दूसरी जानिब आप ये देखें कि लड़ाई जो है वो अब खित्ते से बाहर निकलती हुई आपको नजर आ रही है, और वो खित्ते से इस तरह बाहर निकलती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर उन्होंने शाम के अंदर लड़ाई शुरू कर दी है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस लड़ाई को अब वो खित्ते से बाहर इस तरह लेकर जा रहे हैं कि उधर ईरान पूरी तरह तैयार हो चुका हुआ है लड़ाई के लिए। वो चाइना और रशिया के साथ अब ड्रिलिंग में मसरूफ है। वो वहाँ पर यानी उनकी फौजें पूरी तरह लड़ाई करी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के पास क्या बाकी रह जाता है? एक तरफ उनके फौजी मारे जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर फौजियों की वीडियो सामने ना आ रही हो तो फिर तो चले समझ आती। जितना ज़्यादा वो वीडियो तो सारा मामला सामने आ रहा है, उतना ही उनके लिए प्रॉब्लम का सामान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी तरह पर हम इनको रोक नहीं पा रहे। चाहे आप इलॉन मस्क को बुलाएं और उसको बुलाकर कहें उसके इश्तिहारात आप बंद करवा दें, और उसको बुलाकर कहें कि ये सूरत हाल हुई है, वो कहता है ठीक है भाई बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा कुछ हुआ है, हमास को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी और ये सारा कुछ है। लेकिन जो लोग अब देख रहे हैं आप उनको तो नहीं रोक पाएंगे। जितनी मर्जी इस दफा आप कोशिश कर लें, ये नेतन्याहू की स्ट्रेटजी पूरी तरह फेल हो चुकी है। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी भी उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि मैंने गजा को पूरी तरह कैप्चर करना, मैं 1 साल जंग लड़ूंगा। आप ये कैसे समझते हैं? हमास ने जो कल ऐलान किया, उन्होंने कहा जी अभी तो हमने रिहर्सल कर रहे हैं, हमने तो इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ों को देखना है, करना है। देखिए इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ वाज़ह होती जा रही है कि इसराइल के पास कोई एग्जिट प्लान, या हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटजी जिसे कह सकते हैं, वो उनके पास इस वक्त कतन मौजूद नहीं है कि इसको बाहर कैसे लेकर आए। नेतन्याहू समझता है कि मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, मेरे खिलाफ केसेस खुल जाएंगे, मेरे लोगों के खिलाफ खुलेंगे और फिर इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी। यानी आप ये सोचें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेतन्याहू के दौर के अंदर उसने बहुत ज़्यादा इसराइल की डेवलपमेंट की है, लेकिन जिस बुरी तरह आकर उसने अपना कैरियर एंड कर रहा है वो तो सूरत हाल ख़राब है। वो ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि अगर ये जंगबंदी परमानेंट होती है तो फिर मैं छोड़ जाऊंगा हुकूमत, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है फिर इंक्वायरी और ये चीज़ें, और एक बहुत बड़ा हुकूमत के अंदर और बाकी इस्टेब्लिशमेंट और चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा एक तबका है जो इसको अब नापसंद करता है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से। आप सोचिए एक तरफ आपने कतर भेजा हुआ है मुसाद का चीफ, और दूसरी तरफ आप ऐलान कर देते हैं कि ठीक है जी हमने लड़ाई शुरू कर दी है। वो लड़ाई जिसको 97% इजराइल की आबादी की हिमायत ही हासिल नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 70% इसके खिलाफ है इस जंग के, और वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया की
तकरीबन 95 से 98% आबादी इसके खिलाफ है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर सवाल यह है, हर कोई चाह रहा है लड़ाई खत्म हो, तो ये कर क्यों नहीं रहा? ये अपना कैरियर बचा रहा है और वो कैरियर बचेगा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।